साथियों नमस्कार। साथियों आज खिचड़ एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल को आप देख पा रहे हैं और हमारी जो लोकेशन है, हमारा ये यूट्यूब चैनल भी है खिचड़ एग्रो फार्म और हमारा गोट फार्म भी है। तो आज हमारे फार्म से ही आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला है। कृपया लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं गोट फार्मिंग कोई साथी स्टार्ट करता है तो गोट फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए जो 2-3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है कि अपने को जो सिलेक्शन करते हैं, जगह का चुनाव करते हैं, वो किस तरह से होनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो अपन शेड बनाते हैं वो किस तरह से होना चाहिए, नस्ल का चुनाव करते हैं वो किस तरह से होना चाहिए और साथ ही साथ में जो पशुओं के लिए फीडिंग व्यवस्था करते हैं अपन भेड़ और बकरियों के लिए वो किस तरह से होनी चाहिए। इन लगभग तमाम चीज़ों पे अपन आज का वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे, तो इसीलिए आप लास्ट तक बने रहें। जैसे कि अपना सबसे पहला था कि अपने को जो लोकेशन सेलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग सेटअप के लिए या कोई किसी भी उद्देश्य से सीप एंड गोट फार्मिंग करना चाहता है तो आपकी लोकेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए जहां पे पानी भरने की समस्या ना आए, यानी थोड़ा धरातल से उठा हुआ होना चाहिए और आवास ऐसा हो कि प्रॉपर हवा का यानी वेंटिलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि गर्मी के समय के अंदर भी और सर्दी के समय में भी आपके पशु आरामदायक स्थिति के अंदर रह सके। यदि आप गांव में या सिटी के अंदर करते हो तो कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। यदि आप खुले के अंदर या आपके खेत के अंदर या फार्म हाउस में यदि बकरी पालन का काम करते हो, ओपन स्पेस के अंदर करते हो तो वो ज़्यादा बेटर पशुओं के लिए भी रहता है और आपके लिए प्रत्येक सुविधा वहाँ पे इजीली हो जाती है। दूसरी बात यदि अपन करते हैं कि आवास और स्ट्रक्चर की, जब आप कोई भी डिज़ाइन करते हैं हाउसिंग सिस्टम भेड़ और बकरियों का तो 2-3 चीज़ें अपने को इसके साथ में देखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहला कि आपके पास में कितने आगे स्टॉक रहने वाला है, कितने पशुओं पे आप आगे काम करने वाले हैं, उसके आधार पे आपको जो साइज़ है वो तैयार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक भेड़ एक बकरी को लगभग 12 से लेकर के 16 स्क्वायर फीट स्थान की आवश्यकता होती है। तो यदि आप 100 भेड़ बकरियों पे ब्रीडिंग सेटअप का काम करना चाहते हैं तो लगभग आपको 1500 स्क्वायर फीट एरिया है वो चाहिए होता है। यदि आप एनएलएम स्कीम में करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 1800 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। जगह के बाद यदि जैसे आपने 100 बकरियों के लिए जगह निर्धारित कर ली कि अपने को इस लोकेशन पे फार्म करना है और इतना अपने को स्पेस चाहिए, उसके बाद जब आप डिज़ाइन तैयार करते हैं आपके शेड का, आपके हाउसिंग सिस्टम का जब डिज़ाइन बनाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो डिज़ाइनिंग आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए कि एक बार अपन ने तैयार कर दिया उसके बाद में अपने को बार बार उसमें चेंज करने की समस्या ना आए। तो सबसे पहले जब आप शेड बनाते हैं, शेड का निर्माण करते हैं तो शेड की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। उसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए। जैसे आप ये दोनों ही शेड आप देख पा रहे हैं, दोनों की लंबाई पूर्व से पश्चिम है ताकि इसमें हवा भी प्रॉपर तरीके से लग सके और धूप है वो जैसे सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय ज़्यादा धूप उसके अंदर ना आ पाए। तो ये चीज़ अपने को देखनी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब अपन इसकी शेड की जो छत तैयार करते हैं तो छत की अपने को पोजीशन सबसे ज़्यादा देखनी आवश्यक होती है। छत हमेशा यदि अपन झोंपड़ी नुमा छत बनाएंगे, हट टाइप छत बनाएंगे तो वो पशुओं के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। उसमें शेड गर्म कम होता है और उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी बना रहता है। छत की जो हाइट है वो कम से कम अपने को 12 फीट रखनी चाहिए। यदि आपके यहाँ पे बर्फीला एरिया है, ठंडा एरिया है जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, गर्मी बहुत कम रहती है, तो उस कंडीशन में 10 फीट हाइट सफिशिएंट है। और यदि ऐसा क्षेत्र है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठंड बहुत कम होती है, गर्मी ज़्यादा है, तो वहाँ पे 12, 13 या 15 फीट तक यदि अपने शेड की हाइट जाती है तो वो ज़्यादा आरामदायक रहता है। उसमें गर्मी है वो पशुओं के लिए कम होती है। उसके बाद जब अपन डिज़ाइन करते हैं अपनी जो मेंजर है, अपने जो पशुओं के मेंजर की स्ट्रक्चर है, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक पशु कंफर्टेबल तरीके से, आरामदायक तरीके से चारा और दाना नहीं खा पाएगा तब तक वो अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेटर नहीं कर पाएगा। तो आप अलग अलग डिज़ाइन है वो तैयार कर सकते हैं। इस तरह का डिज़ाइन भी आप तैयार कर सकते हैं जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अलग अलग साइड से
अपने भेड़ और बकरियों को चारा खिलाना चाहते हैं, चराना चाहते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप कॉमन मेंजर बना करके और उसी में बोथ साइड से चारा खिलाना चाहते हैं तो भी आप तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ें डिपेंड करती है आपके पास में जो स्पेस अवेलेबल है उसके आधार पे। यदि आपके पास ओपन स्पेस है तो आप इस तरह के सिस्टम से, यानी जिसे हेड टू हेड सिस्टम कहते हैं, इस तरह से आप डिज़ाइन तैयार करोगे तो ये पशुओं के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसमें आराम से पशु अपना चारा और दाना खा सकता है। सबसे मेन कि कई साथी ऐसे होते हैं कि जो मेंजर तैयार करवाते हैं या तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा कर देते हैं या हाइट बहुत कम कर देते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस साइड में जैसे बकरियों का बड़ा लोट है, ये सब कंफर्टेबल तरीके से आराम से अपना चारा खा रही है। तो जो मेंजर की ये हाइट लेते हैं अपन, ये अपने को 18 से 20 इंच बड़ी एडल्ट बकरियों के लिए रखनी चाहिए। इससे ज़्यादा हाइट अपने को नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद जो हाइट के बाद में जो मेंजर की अंदर की जो स्पेस है, अंदर की जो डेप्थ है, इसकी यदि अपन बात करें तो ये लगभग यूं कहें कि 7 से 8 इंच यदि इसकी डेप्थ रखते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है। आराम से बकरी इसमें अपना मुंह घुसो करके चारा है वो खा लेती है। ज़्यादा डेप्थ होने पे चारा प्रॉपर तरीके से नहीं खा पाती। इसकी चौड़ाई की यदि अपन बात करें तो ये 12 इंच इसकी चौड़ाई है, तो 10 से 12 इंच आप अपनी इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। ये चीज़ें डिपेंड करती है बकरी की नस्ल पे भी। यदि आपके यहाँ छोटी बकरी है तो आप थोड़ा बहुत इसमें कम कर सकते हैं, और आपके यहाँ पे बड़े साइज़ की बकरी है तो उसका साइज़ आप थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इधर जैसे आप देख पा रहे हैं कि बच्चों के लिए हमने तैयार किया है, इसका थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है और इसका स्पेस है वो, इसकी थोड़ी हाइट और इसका अंदर का जो स्पेस है ये थोड़ा सा हमने बच्चों के हिसाब से रखा है ताकि इसमें बच्चे आराम से कंफर्टेबल तरीके से अपना चारा खा पाए। तो ये चीज़ें अपने लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद यदि अपन बात करें कि यानी सक्सेसफुल गोट बिजनेस के लिए, पहली बात आ गई कि लोकेशन, दूसरी आ गई कि हाउसिंग सिस्टम, तीसरी आ गई फीडिंग, चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। तो आप अपने क्षेत्र के आधार पे अपने क्षेत्र के लिए जो सबसे बेस्ट ब्रीड है आपके एरिया की, उस नस्ल का चुनाव कर सकते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन क्षेत्रों की यदि मैं बात करूं बकरियों में खास करके, तो यहाँ पे बीटल, सिरोही, सोजत, जमुनापारी, ये सब नस्लें आराम से सर्वाइव कर सकती है। साथ ही साथ में यदि अपन बर्बरी नस्ल की भी बात करें तो बर्बरी नस्ल भी यहाँ पे आराम से सर्वाइव करने वाली है। यदि साउथ इंडिया से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपके यहाँ पे जो लोकल नस्लें हैं उनको आप प्रेफरेंस ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद जो चौथी जो और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने सारी चीज़ों का सिलेक्शन अच्छे से कर लिया, पर यदि आपके फार्म में एक भी छोटी सी कोई बीमारी आ गई या कोई ऐसा इश्यू आ गया तो उसकी वजह से आपका फार्म है वो पूरा फेल हो सकता है। तो अपने को पशुओं में टाइमली वैक्सीनेशन करना चाहिए, टाइमली डीवर्मिंग करनी चाहिए। और वैक्सीनेशन शेड्यूल की साधारण भाषा में यदि मैं आपको बात कहूं तो बेसिकली 3 से 4 ऐसी बकरियों की बीमारियां हैं जिनका समय समय पे टीकाकरण कर दिया जाए तो किसी भी बीमारी की संभावना अपने फार्म में नहीं होती। सबसे पहला होता है पीपीआर। पीपीआर की 3 साल में एक बार वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत होती है। तो यदि आपने एक बार बकरी में वैक्सीनेशन कर दिया तो 3 साल तक उसकी दोबारा वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी है एफएमडी यानी खुरपक्का और मुँह पक्का। तो खुरपक्का मुँह पक्का एक वायरल डिजीज़ है, बीमारी वायरस से फैलने वाली बीमारी है, और वायरस से फैलने वाली बीमारी बहुत जल्दी फैलती है, तो इसकी सावधानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसका टीका साल में 2 बार अपने को लगवा लेना चाहिए। एक तो बरसात के सीज़न से पहले, यानी अपन यूं कहें कि लगभग मार्च और अप्रैल और मई का जो महीना है उस समय में अपन लगवा लें, यानी अप्रैल मई में लगवा लेते हैं बरसात के सीज़न से पहले, वो बेस्ट है। और दूसरा जो शेड्यूल है बरसात के सीज़न के बाद में, यानी सितंबर अक्टूबर का जो महीना है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तीसरी बीमारी ईटी जिसे बोलते हैं, या साधारण भाषा में लोकल भाषा में जिसे फिड़किया या फड़किया के नाम से बोला जाता है। तो फड़किया एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है और वो खाने से संबंधित बीमारी है। तो जब आपके यहाँ पे बरसात के सीज़न के अंदर कच्ची घास ज़्यादा खाने के लिए पशुओं के लिए होती है तो उससे पहले अपने को फड़किया की वैक्सीन ज़रूर लगवा लेनी चाहिए।
तो ये बेसिक 3 से 4 बीमारियां हैं, इनका टीकाकरण अपने लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और पशुओं का डीवर्मिंग आपको साल में 2 बार कम से कम करना जरूरी है। और यदि 3 या 4 बार यानी 3 महीने से एक बार आप डीवर्मिंग कर देते हैं तो पशु के पेट से संबंधित भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो ये आज का एक बेसिक गोट और शिप फार्मिंग से संबंधित ये वीडियो था। आप इस वीडियो के बाद में आप हमारा जो कंटिन्यू इससे आगे और जो संबंधित वीडियो आने वाले हैं वो आप देख सकते हैं। और एक मैं लास्ट में आपको जैसे दिखाऊं कि हमने ये सिस्टम अभी तैयार किया है, इससे पहले हमारे पास भी इस तरह का प्रॉपर सिस्टम नहीं था। इसको हमने दुरुस्त करने के लिए अभी ये डिज़ाइन तैयार करवाया है। पहले स्टार्टिंग में हमारे पास इस तरह से देसी जुगाड़ हमारा तैयार करवाया हुआ था, जैसे कि ड्रम के ठान बना करके उनके लिए मेंजर तैयार करके और चारे के लिए व्यवस्था की गई थी, पर ये इतनी पशुओं के लिए आरामदायक नहीं थी। तो इसमें जैसे कि आप इसकी डेप्थ देख पाएंगे, इसकी गहराई यदि आप देखेंगे तो इसकी डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बकरियां चारा आराम से नहीं खा पाती। इसकी जो चौड़ाई है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें बकरियां आराम से चारा नहीं खा पाती। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक अच्छा प्रॉपर तरीके से यदि काम स्टार्ट करेंगे तो बाद में आपको इन समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद में एक मैं आपको और दिखाना चाहूँ, ये आप जैसे देख पा रहे हैं बालू मिट्टी। यदि आप राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के आसपास से क्षेत्र में हैं तो इस क्षेत्र में तो आराम से बालू मिट्टी है वो सब जगह अवेलेबल होती है। तो गर्मी के सीज़न में अपने पशुओं के नीचे या अपनी बकरियों के शेड में अपने को बालू मिट्टी डाल के रखेंगे तो शेड है वो गर्म भी नहीं होगा और बरसात के सीज़न में कीचड़ भी नहीं होगा। और कीचड़ जब नहीं होगा, ज़्यादा नमी नहीं होगी, तो आपके बकरियों के अंदर रोग और बीमारियां फैलने की संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये बेसिकली जो जानकारी थी गोट फार्मिंग से संबंधित ये थी। इसके अलावा भी किसी साथी की कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।